हाय स्टूडेंट्स, आई एम डी के सर फ्रॉम डी के सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फर्स्ट पोएम का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। मैं आपको फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया है उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता चुका हूं, दोनों स्ट्रेंजर्स का और उनके क्वेश्चन आंसर को भी बता चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं और बड़ा ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो, और ढेर सारा प्यार दो, लाइक कमेंट और वीडियो को ढेर सारा जो है शेयर करो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी आप लोगों के इनसे बेनिफिट उठा सकें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। अब आप देख सकते हैं, हु शूक द हेमलॉक ट्री। देखिए, हु माने किसने, शूक डाउन माने हिलाया था, द हेमलॉक ट्री माने धतूरे के पेड़ को। तो धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया था? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस धतूरे के पेड़ को हिलाने वाला आपका ये है क्रो। ये क्रो यानी कौवे ने क्या किया था, धतूर के पेड़ को या धतूरे के वृक्ष को हिलाया था। तो ना तो भैया कुक्कू है, न मीना है, न पैरट है, हिलाने वाला कौन है? क्रो है। तो ये पहला आपका ऑप्शन ए सही गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वाट फेल ऑन द पोएट। वाट माने क्या, फेल माने गिरा, ऑन द पोएट मीन्स कवि के ऊपर। तो कवि के ऊपर क्या चीज़ गिरा था? डस्ट ऑफ ट्री, ये नहीं गिरा था। डस्ट ऑफ स्नो, ये गिरा था। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही जाता है। ना तो डस्ट ऑफ ट्री गिरा था, ना डस्ट ऑफ रेन गिरा था, ना डस्ट ऑफ क्रो गिरा था। गिरा क्या था? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण गिरे थे। अब तीसरा जाता है आपका क्वेश्चन है, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। यानी हाल ही में कवि किस दशा में था, यानी पहले कह सकते हो कि पहले कवि किस दशा में था। इन व्हाट मूड, किस दशा में वाज था द पोएट, कवि अर्लियर, पहले, यानी पहले कवि किस मूड में था। तो पहले तो कवि जब धतूर के पेड़ जो है धतूर के वृक्ष के नीचे खड़ा था तो दुखी था, और जब बर्फ के कण गिरे थे यानी बाद में वो प्रसन्न हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि पहले किस दशा में था। तो प्लेजेंट था, सुहावना था, या हैप्पी था, या फिर सैड था, या फिर गुड था। तो भैया क्या था? सैड था। तो ऑप्शन आपका ये तीसरा सी जाएगा सही। अब अगर ये पूछ लेता अर्लियर के बजाय आफ्टर यानी बाद में कैसा था उसका मूड, तो क्या हो जाता? हैप्पी हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा अर्लियर यानी पहले किस मूड में था, तो सैड था। अब आपका क्वेश्चन चौथा आता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। यानी कवि के ऊपर बर्फ के कण के गिरने से क्या प्रभाव पड़ा। तो चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदल गया था। चेंज्ड हिज लक, कि उसका किस्मत बदल गया था। चेंज्ड हिज जॉब, कि उसका कार्य बदल गया था। या चेंज्ड हिज कलर, कि उसका रंग बदल गया था। तो भैया क्या बदला था? चेंज्ड हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई थी। पहले दुखी था और बाद में प्रसन्न हो गया था। तो ऑप्शन सी सही जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही जाएगा। ये है, सॉरी ऑप्शन ये सही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां पूछ रहा है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या चीज़ बच गया था। तो कवि के लिए क्या बचा था? जो उसका उस दिन का रेस्ट द डे यानी शेष बचा हुआ दिन था, वही तो बच गया था। यानी पहले क्या था? दुखी था, और दुखी होने से जो बर्फ़ गिरने के बाद वाला समय था वो उसका क्या हो गया था? बच गया था, कि उसमें वो दुखी नहीं रह गया था। तो भैया व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बचा था? तो न कौवा बचा था, न ट्री बचा था, न स्नो बचा था। देख लीजिएगा ध्यान से कि न क्रो बचा था, न ट्री बचा था, न स्नो बचा था, बल्कि बचा क्या था? सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का
कुछ हिस्सा उसके लिए बच गया था। तो इसका ऑप्शन, पांचवें का ऑप्शन जाएगा डी, सम पार्ट ऑफ द डे। ये देख लीजिए। फिर आपका छठा क्वेश्चन है, देखिएगा कि द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। यानी कह रहा है, कवि कहता है ऑफ ए डे आई हैड रूड, यानी यहाँ इस सेंटेंस में कह सकते हो ऑफ ए डे आई हैड रूड में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का क्या अर्थ है। यानी इस सेंटेंस में, ये जो आपका ये सेंटेंस है, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला सेंटेंस, इसमें जो है ये जो रूड शब्द आया है, वर्ड, रूड वर्ड आया जो, इसका पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड, रूड का क्या अर्थ है। तो रूड का अर्थ क्या था वो हमने पहले बताया एक्सप्लेनेशन में, हिंदी के एक्सप्लेनेशन में क्या बताया था। रूड का मतलब होता है, क्या होता है, दुखी में होना। तो रूइंड माने बर्बाद भी नहीं होता है, रूड मतलब शासन करना भी नहीं होता है ना। क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। तो ये हेल्ड इन रिग्रेट है ना, दुखी होना, ये होगा। अब 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, देख लीजिएगा कि 7वां क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखेगा। 7वां ये देखिए, अब पूछ रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। यानी इसमें कह रहा है तुकाबंद शब्द कविता में क्या है। तो इसका राइमिंग स्कीम निकालने का एक रूल होता है, एक नियम होता है, हम आपको बताएंगे अभी इस वीडियो के बाद। फिलहाल इसमें ऑप्शन बी लगा लीजिए, ऑप्शन बी सही है। हम राइमिंग स्कीम निकालने का आपको ट्रिक बताएंगे, जैसे अभी इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो हम डालेंगे और राइमिंग स्कीम निकालने का ही ट्रिक आपको बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। यानी कह रहा है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। यानी इस शब्द में एंड सेव्ड सम पार्ट सेंटेंस में कह रहा है कि नाम बताओ द पोएटिक डिवाइस, माने अलंकार का नाम बताइएगा। फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस का मतलब हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, क्योंकि ये एलिट्रेशन है, यानी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें लेटर का जो है रिपीटेशन हुआ है। यस यस, सेव्ड सम पार्ट, यानी जब किसी सेंटेंस में लेटर का रिपीटेशन हो, यानी एक ही शब्द बार बार आए, सॉरी एक ही अक्षर बार बार आए, शब्द नहीं, एक ही अक्षर बार बार आए, यानी उसका रिपीटेशन हो, बार बार एक ही अक्षर का प्रयोग किया गया हो किसी सेंटेंस में, तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस में एलिट्रेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर से एंड सेव्ड सम पार्ट में एलिट्रेशन होगा, ये फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछ रहा है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। यानी व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी बर्फ़ के कण क्या चीज़ प्रस्तुत करते हैं या क्या चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पर मतलब डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ क्या है, कहने मतलब है। तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर ये हो नहीं सकता। पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मैंने क्या किया था कि जब स्टेंजा का हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया था, उसके क्वेश्चन आंसर को लिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पर क्या आया है, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है इस MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर का। इसमें कह रहा है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यानी कौवा और धतूरे का वृक्ष किस चीज़ का प्रतीक है। तो हमने आपको हिंदी के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि क्रो और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब होता है धतूरा, क्रो मीन्स कौवा। तो धतूरा जो वृक्ष होता है विषैला पौधा होता है, तो विषैले पौधे का सिंबल और जो है क्रो यानी कौवे का सिंबल क्या होता है, दुख होता है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 10 का ए शारो, क्योंकि क्रो भी और हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का वृक्ष और कौवा दोनों दुख के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है MCQ
फर्स्ट पोएम का ख़त्म हुआ। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देना है, ढेर सारा शेयर करना है, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।